ये जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कीवर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हीं कीवर्ड्स में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो कीवर्ड है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ाते हैं, मीन्स कंपोनेंट की फॉर्म में पढ़ाते हैं, या हम किसी चीज़ को छोटे छोटे कंपोनेंट में उसको करके पढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना। किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी टॉपिक को ब्रेक करना, किसी सब्जेक्ट को ब्रेक करना, वो आता है हमारे एनालिसिस में। जैसे हम किसी भी हिस्टोरिकल चैप्टर को, हिस्ट्री से रिलेटेड किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीके से, हम उसमें हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या वी कैन से दैट हम उसमें हर एक व्यू को लेकर हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ाते हैं तो वो आता है एनालाइज के अंदर। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है सिंथेसाइसिस। सिंथेसाइज का मतलब होता है टू ज्वाइन द थिंग्स। जब हम किसी भी चीज़ को ज्वाइन करके पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेसाइसिस। जब हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में हमें पता है कि जब H2+O2 मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? सिंथेसाइज में। जब दो कंपोनेंट आपस में जुड़कर एक बड़े कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं, एक नए ही एक टॉपिक का फॉर्मेशन करते हैं, नई चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो आता है सिंथेसाइज, मतलब टू ज्वाइन द थिंग्स। जब चीज़ों को ज्वाइन किया जाता है, ज्वाइन करके पढ़ाया जाता है, तो उसको वो आता है सिंथेसाइसिस के अंदर। Now the third one is inductive method. Inductive and deductive methods they are also very important. जो inductive methods of teachings होते हैं, they are the teaching methods. ये अलग अलग टाइप के teaching methods होते हैं जिनको एरिस्टोटल ने दिया था, inductive and deductive methods. तो first one is inductive methods. Inductive method होता है example to rule. जब सबसे पहले हम बच्चों को examples बताते हैं, फिर rule की तरफ जाते हैं, तो वो आता है हमारा inductive के अंदर। और डिडक्टिव का मेथड कौन सा होता है? रूल टू एग्जाम्पल। जब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो वो होता है डिडक्टिव मेथड। मीन सबसे पहले हम रूल बताएंगे और फिर बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल देंगे उससे रिलेटेड। जैसे मैथ्स में हम करते हैं, सबसे पहले हम रूल बताएंगे, उसके बाद हम उनको अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं करने के लिए, ताकि उस रूल को अप्लाई कर सके हर एक एग्जाम्पल्स के अंदर। और इंडक्टिव मेथड्स में क्या होता है कि सबसे पहले एग्जाम्पल्स के द्वारा पहले एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों को, फिर हम रूल की तरफ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अगर इन दोनों मेथड्स में अगर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हम जाएंगे तो वो है इंडक्टिव मेथड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेथड्स होता है। यहाँ बच्चे अपनी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा मीन्स वर्थ इट है इंडक्टिव मेथड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल। हमें पता है कि हमारे 3 के लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स। तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या चीज़ आती है। मेमोरी लेवल में जो होता है बेसिकली ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, जिसमें सिर्फ हम रटाफिकेशंस करते हैं। इससे ये थॉटलेस थिंकिंग, इसमें थॉटलेस होते हैं। मतलब इसमें अगर 3 लेवल्स जो होते हैं, तो मेमोरी लेवल में होता है थॉटलेस, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है थॉटफुल, और हाईली जो थॉटफुल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स। तो 3 लेवल्स जो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स होते हैं। तो मेमोरी लेवल में बेसिकली हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हमारे मॉरिसन ने दिया था, एंड लास्ट वन इज़ योर रिफ्लेक्टिव लेवल्स जो हंट ने दिया था। तो मेमोरी लेवल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती है कि बताइए जो हमारे फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, सिस्टमैटिक ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। जो मेमोरी लेवल हमेशा किसकी बात करेगा? जो टीचर्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या कुछ हम इन्फॉर्मेशन, हमें फैक्ट्स की बातें कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की बातें कर रहा है, एक सिस्टमैटिक रूल्स की, आइडियाज़ की बात कर रहा है, फैक्ट्स की बात कर रहा है, तो वो होता है मेमोरी लेवल। वो सब चीज़ें आती हैं मेमोरी लेवल के अंदर। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है एग्जाम्पल, कंसेप्ट, रिलेशन। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है टीचर्स के द्वारा, अब उसको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में उनको उन सब चीज़ों को रिलेट करेगा आपस में। जब कंसेप्ट्स को रिलेट किया जाता है आपस में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे हम बोलते हैं थॉटफुल लेवल में आता है। और हाईली जो थॉटफुल होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करते हैं हम क्रिएटिविटी की, रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नाउ लेट्स मूव टू द असेसमेंट। हमें पता है कि कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट, वी हैव अ सेल्फ असेसमेंट, वी हैव अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, वी हैव अ समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप लर्न कर सकते हो FOR से। तो जिस भी कीवर्ड्स, इनके कीवर्ड्स क्या क्या हैं? इनके कीवर्ड्स है FOR, फॉर, ड्यूरिंग, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल। जो भी चीज़ें हम जिसका हम रेमेडी कर सकते हैं, जिसका हम निदान कर सकते हैं, जिसको हम जो ड्यूरिंग द कोर्स होता है, जो मीन्स वी कैन से दैट ड्यूरिंग द सेशन होता है, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, द कम्स इन द
फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि हम उसको यूनिट टेस्ट लेके हम बच्चों को रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म एंड के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें हम रेमेडी नहीं कर सकते, तो वो आते हैं समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट मतलब ऑफ भी जहाँ पे कीवर्ड्स होंगे, जहाँ एट द एंड की बात होगी, या टर्म एग्जाम्स की बात होगी, या स्टैंडर्ड एग्जाम की बात होगी, जहाँ जहाँ ये कीवर्ड्स आएंगे वो आता है समेटिव असेसमेंट के अंदर। तो जैसे एट हो गया, एट द एंड हो गया, टर्म हो गया, एग्जाम्स हो गए, स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये आता है समेटिव, मीन्स एट द एंड, एट द सम, एट द एंड ऑफ द वी कैन से दैट सेशन में होता है। और इसमें कोई डायग्नोस नहीं किया जा सकता, इसमें कोई रेमेडी भी नहीं होती है। तो जहाँ पे ड्यूरिंग होगा, डायग्नोस्टिक होगा, रेमेडी होगी, फॉर होगा, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाउ द लिस्ट इज फेजेस। वी हैव 3 phases इन आवर टीचिंग। वन इज द प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज जो बात करते हैं, प्लानिंग फेज, हम प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये बिफोर टीचिंग ये स्टार्ट होता है। और इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारा इन्वायरमेंट, टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट की बात करते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, या जो हमारे प्लानिंग्स है हम उनकी बात करते हैं कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। हम विच जस्ट स्टडी द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, हम बच्चों के साथ बातें करते हैं। तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, हम इन चीज़ों की तैयारी करते हैं। मोस्ट इज सेकेंड वन इज इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव में एक जो होता है वो एक्चुअल जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट होती है इंटरैक्टिव फेज के अंदर, जिसमें हम बेसिकली बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ एक्चुअल जो हमारी टीचिंग होती है, लर्निंग बिहेवियर को अचीव किया जाता है हमारा इंटरैक्टिव फेज के अंदर। तो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है इंटरैक्टिव फेज में। द लास्ट वन इज़ अ पोस्ट एक्टिव फेज। तो पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, जहाँ हमें समराइज होता है, जहाँ हम उनका असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन किया जाता है वहाँ पे। तो पोस्ट एक्टिव फेज में जो भी हमने पढ़ाया है एट द एंड उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, टेस्ट के थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू, जो भी हम उनका यूनिट टेस्ट लेते हैं, और फिर उसकी रेमेडियल किया जाता है, उसको रेमेडी किया जाता है उसका। तो पोस्ट एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं किसका, बच्चे का। जो भी हमने इंटरैक्टिव फेज में पढ़ाया है बच्चों को, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है पोस्ट एक्टिव फेज में। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड द टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर द EMRS एग्जाम्स। थैंक यू।